बहुत से लोग कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे, लेकिन पहले समझना है ये इनकलाब होता क्या है और इनकलाब किस तरह लाया जाता है और इनकलाब किस सोसाइटी के किस हिस्से में लाया जाता है। उससे पहले वो सेक्युलर एक रियासत थी, ठीक है। जार के वक्त में रिलीजन, सियासत में रिलीजन की उतनी मुदाखलत नहीं थी, लेकिन जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, आज आप देखेंगे ईरान की रियासत का मजहब इस्लाम है। लोग बागी किससे हो जाते हैं और बागी क्यों हो जाते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमें समझने हैं। अगर उन कंपोनेंट्स में तब्दीली आ जाए, फंडामेंटल चेंज आए, उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। ये छोटी बात नहीं होती है, सारे बोलते हैं हम रेवोल्यूशन लाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब लाना कोई छोटी बात नहीं। 1857 में यानी कि 1857 में इस सब कॉन्टिनेंट में, इस इलाके में, एक वसी इलाका है ये, इसमें एक बहुत बड़ा तवारीखी वाक़ा पेश आता है और उस तवारीखी वाक़े को बहुत से हिस्टोरियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, बहुत से हिस्टोरियन 1857 के इवेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं, बहुत से हिस्टोरियन 1857 के उस इवेंट को रेबेलियन कहते हैं। हमें आज पढ़ना है जो 1857 का जो वाक़ा हुआ, हमें इस मैप के ज़रिए से हम समझेंगे 1857 का जो एक हिस्टोरिकल वाक़ा सब कॉन्टिनेंट में हुआ, क्या वो रेबेलियन था, क्या वो रेवोल्यूशन था, या वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, या हम सिंपली उसे म्यूटनी कहेंगे। इस चीज़ को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम आज समझेंगे। इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आज का जो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, एक ज़माना था जब इस किस्म के नेशंस एग्जिस्ट नहीं हुआ करते थे। महज जब हम 1857 की बात करते हैं, 1857 की जब हम बात करते हैं, उस वक्त इस किस्म के ममालिक वजूद में नहीं थे। उस वक्त इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, या हम इसे बरसगीर भी कहते हैं। उर्दू में अगर हम कहें तो हम इसे बरसगीर कहेंगे। इसी बरसगीर में आज भी हम इसे बरसगीर कहते हैं, लेकिन फ़र्क वाज़ेह है। उस वक्त जब हम बरसगीर कहते थे, हम इस पूरे इलाके को इंक्लूड करते थे, बोलते थे ये बरसगीर है। लेकिन आज जब हम बरसगीर बोलते हैं तो ये सारे ममालिक हमारे जहन में आ जाते हैं। मैंने पहले ही बताया, उस वक्त ये नेशंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज जब हम देखते हैं, आज हमें इस इलाके, इस मैप के ज़रिए से ये चीज़ नज़र आती है कि आज सब कॉन्टिनेंट में बहुत से ममालिक आबाद हैं। उस वक्त सब कॉन्टिनेंट एक जैसा था, इसमें छोटी छोटी रियासतें थी, करीबन 500 से ज़्यादा रियासतें इस सब कॉन्टिनेंट में आबाद थी। लेकिन आज इसमें नेशंस हुआ करते हैं, आज इसमें मुल्क आबाद है। कौन कौन सा मुल्क है, यहाँ से शुरू करेंगे। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। इसी को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इज इट करेक्ट? नाउ लेट अस सी। इसी सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाक़ा हो जाता है, जिसे हम 1857 रेबेलियन भी कहते हैं, उसे हम 1857 रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसे कहीं हिस्टोरियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसे हिस्ट्री के किताबों में हमें म्यूटनी भी देखने को मिलता है। आज हम एनालाइज करेंगे इस डिस्कशन के ज़रिए से, इस लेसन के ज़रिए से, क्या 1857 का जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट इस सब कॉन्टिनेंट में हुआ, क्या वो रेवोल्यूशन था हकीकत में, या वो एक म्यूटनी थी, या क्यों हम उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहेंगे, या क्यों हम इसे रेबेलियन कहते हैं। आप जब लेसन पे नज़र दौड़ाएंगे तो हमारा लेसन क्या है, ये हमारा लेसन है, ठीक है जी। इस लेसन की हम बात करेंगे। लेसन है व्हेन पीपल रेबल।
व्हेन पीपल रेबल, जब लोग बागी बन जाते हैं, या यूं कहेंगे हम, जब लोग बागी बन जाते हैं, या क्यों लोग बागी बन जाते हैं। आप बताइए, मैं ये क्वेश्चन आपको पोज कर रहा हूं, लोग बागी किससे हो जाते हैं और बागी क्यों हो जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमें समझने हैं। व्हेन पीपल रेबल, रेबल से मुराद होता है बागी, और रेबेलियन से मुराद होती है बगावत। पहले हम समझेंगे एक इंसान या एक कम्युनिटी या लोग किससे बागी हो जाते हैं। यहां चूंकि हम हिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट से डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड एक वाक़े को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस रेबल को हमें इसी नोशन में एक्सप्लेन करना है। देखिए, लोग अक्सर सिस्टम से बागी इसलिए हो जाते हैं, या यूं कहेंगे लोग बागी हो जाते हैं सिस्टम से, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से, एग्जिस्टिंग रूलर से। फर्ज करें एक मुल्क है, उसका एक रूलर है, उसकी एक गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, वायलेंस करें, या यूं कहें हम बगावत करें, तो हम उसे रेबेलियन कहेंगे। तो रेबेलियन अवाम करती है हुक्मरानों के खिलाफ, बगावत लोग करते हैं हुक्मरानों के खिलाफ, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, या किसी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है जी। तो रेबेलियन में कौन शामिल होते हैं? लोग। किसके खिलाफ होता है रेबेलियन? एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, या किसी हुक्मरान के खिलाफ, या किसी हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ। ठीक है जी। तो इस रेबेलियन में, इस बगावत में जो लोग शामिल हो जाएं, उन्हें हम रेबल्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो रेबल इज दरअसल सिटीजन्स होते हैं, किसी मुल्क के शहरी होते हैं, जो उसी मुल्क की हुकूमत के खिलाफ हो जाते हैं, उसी मुल्क के किसी रूलर के खिलाफ हो जाते हैं, या उसी मुल्क की हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ होना, वो वायलेंस करते हैं, वो हथियार हाथ में लेकर उस हुकूमत के खिलाफ तब तक लड़ते हैं जब तक ना वो अपने मकसद हासिल करें। उनके मकसद क्या हो सकते हैं? फर्ज करें अगर एक बगावत का मकसद ये होता है कि हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई, लोगों ने उसको नापसंदीदा किया, फिर लोग उठे, उन्होंने बगावत की, उन्होंने उस हुकूमत को ही चेंज करके दूसरी हुकूमत एस्टैब्लिश की, उसे हम रेबेलियन कहेंगे। तो उनका मकसद क्या था? उस पॉलिसी को, उस हुकूमत को ही खत्म करना। या कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि रूलर किसी मुल्क का हो, उसके पास अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, वो लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाता है, वो अपने मुखालिफ जो उसे मुखालफत करते हैं वो उनको ख़त्म करता है। या यूं कहेंगे हम, जो एक हुकूमत होती है, उसने कोई पॉलिसी बनाई, उसके खिलाफ लोग हो गए, लोगों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन हुक्मरान ने वो पॉलिसी, वो ऑर्डर, वो हुक्म वापस नहीं लिया, तो फिर लोग उठेंगे, वायलेंस करेंगे, हथियार हाथ में लेंगे, उस हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो उसे हम सक्सेसफुल रेबेलियन कहेंगे, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो उसे अनसक्सेसफुल रेबेलियन कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो रेबेलियन, सिंपल, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से रेबेलियन इज ए रेजिस्टेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी और ए गवर्नमेंट। ओके, रेबेलियन का सिंपल मतलब यह होता है कि एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ, एक रूलर के खिलाफ, या हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ अवाम खड़ी हो जाए, वो वायलेंस करे, वो हथियार हाथ में लेके उस हुकूमत को ही चेंज करे। तो मकासद हर रेबेलियन के अपने अपने मकसद हो सकते हैं। फर्ज करें एक मुल्क है, वहां पे एक पार्टी हुकूमत चला रही है, लेकिन उसकी पॉलिसी प्रो पीपल नहीं है, यानी कि वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो लोगों के हक में नहीं होती है। लोग नाराज हो जाते हैं, वो उठ खड़े हो जाते हैं, वो एहतजाज करते हैं, वो कभी कभी अपने हाथों में हथियार लेके फिर बाय फोर्स उस हुकूमत को ही चेंज कर देते हैं।
तो उसे रेबेलियन कहते हैं उसे। लेकिन एक फर्क समझना बहुत जरूरी, रेबल्स का मकसद होता है खाली एक एस्टेब्लिश्ड हुकूमत को चेंज करना या किसी लीडर को चेंज करना या कुछ पॉलिसीज जो हुकूमत की है उन्हें चेंज करवाना, लेकिन उनका मकसद सोसाइटी का सोशल ऑर्डर चेंज करना नहीं होता है। लेकिन जब भी लोग उठें उनका मकसद हो सोशल ऑर्डर को, यानी कि सोसाइटी को ही, सोसाइटी का जो ऑर्डर है उसको चेंज करने का मकसद हो, उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा रेबल्स जब उठते हैं ये हुकूमत के खिलाफ हो जाते हैं, किसी फर्द के खिलाफ हो जाते हैं, लीडर के खिलाफ हो जाते हैं, या हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ अवाम जब बगावत करे तो हम उसे रेबेलियन कहेंगे। जो उस बगावत में हिस्सा ले, जो शहरी उस बगावत में हिस्सा लेंगे उन्हें हम रेबल्स कहेंगे। लेकिन उन रेबल्स का मकसद सोशल ऑर्डर को चेंज करना नहीं होता है, उनका मकसद एक लिमिटेड उनका गोल होता है, या उनका मकसद यह होगा कि हम इस हुकूमत को चेंज करके दूसरी हुकूमत ले आएंगे बाय फोर्स, या उनका मकसद यह हो सकता है कि हम बाय फोर्स से जो हुकूमत ने यह ऑर्डर बनाया इसको रिवोक करवाएंगे, या उनका मकसद यह हो सकता है कि ये जो लीडर हमारा बैठा बना है, ये जो हुक्मरान हमारा है, इसको हम चेंज करेंगे बाय फोर्स। लेकिन उनका मकसद सोशल ऑर्डर को, सोसाइटी के एक ऑर्डर को चेंज करना नहीं होता है। जब लोगों का मकसद सोशल ऑर्डर को चेंज करना हो तो हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। अब हम समझेंगे रेवोल्यूशन क्या होता है, या रेबल किसको हम कहें, रेबेलियन को क्या बोलते हैं, बगावत किसके खिलाफ की जाती है, एस्टैब्लिश्ड हुकूमत के खिलाफ। सिट डाउन नाउ। आज हम ज्यादा सुनते हैं ना रेवोल्यूशन, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, तो सुना भोजन सुनते हो ना आप? कभी सुना है आपने रेवोल्यूशन? हैव यू एवर हर्ड कोई कहता है इनकलाब जिंदाबाद? सुना है आपने, है ना? आजकल बहुत से लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब हम किसे कहते हैं? इंग्लिश में वी कैन से इट्स रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स टोटल चेंज इन सोसाइटी। रेवोल्यूशन को समझने के लिए यह चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे, लेकिन पहले समझना है ये इनकलाब होता क्या है, और इनकलाब किस तरह लाया जाता है, और इनकलाब किस सोसाइटी के किस हिस्से में लाया जाता है। ये चीज समझना जरूरी है। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली रेवोल्यूशन इज। रेवोल्यूशन होता क्या है, और ये रेवोल्यूशन सोसाइटी के किस हिस्से में लाया जाता है, और आज तक दुनिया में अजीम इनकलाब जो गुजरे हैं, जो अजीम इनकलाब आज तक दुनिया में आए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले रेवोल्यूशन को समझने से पहले हमें सोसाइटी को समझना जरूरी है। रेवोल्यूशन माने होता है उर्दू में इनकलाब। इनकलाब चेंज, तब्दीली। लेकिन तब्दीली हम कहां लाएंगे, सोसाइटी के किस हिस्से में लाएंगे, और किस तब्दीली को, किस चेंज को हम इनकलाब कहेंगे। अभी हमने कहा कि अगर लोग उठे, हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई, लोग उठे बाय फोर्स, उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज करवाया, क्या हम उसे इनकलाब कहेंगे? नहीं, उसे हम सक्सेसफुल रेबेलियन कहेंगे। हैव यू गॉट मी? डिड यू गॉट मी? अब देखें, सबसे पहले हमें समझना है, ये चीज समझना है सोसाइटी। क्या समझना है? सोसाइटी। सोसाइटी होती क्या है? सोसाइटी से मुराद होता है समाज जिसमें हम रहते हैं, है ना? जिसमें इंसान रहते हैं उसे सोसाइटी कहते हैं। दुनिया में बहुत किस्म की सोसाइटीज है ना, लेकिन सोसाइटीज आपस में डिफर होती हैं, लेकिन कुछ चीजें इन सोसाइटीज में, समाज में एक जैसे होते हैं। यानी कि हर सोसाइटी को चलाने के लिए, हर समाज को चलाने के लिए,
हर मुल्क को चलाने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सोसाइटी का एक बेसिक कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आप समझिए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है एक सोसाइटी को चलाने में जो बहुत ज़्यादा कारफरमा होता है, दैट इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और तीसरा जिसमें ये दोनों आते हैं, जिसमें सारे समाज की इंटरैक्शन आती है, जिसमें कस्टम्स आते हैं, जिसमें ट्रेडिशंस आते हैं, जिसमें रिलीजन आता है, उसे हम कहते हैं सोशल सेटअप। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो समाज को रन करने के लिए, एक स्टेट को फंक्शन करने के लिए वाइटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड सोशल सेटअप बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सोसाइटी के। हम इनकलाब पढ़ रहे हैं, इनकलाब क्या होता है। अब देखें, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक हो सकता है, यानी कहाँ के मुल्क, दुनिया में बहुत से 200 से ज़्यादा ममालिक आबाद है ना। किसी मुल्क का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसका सियासी निज़ाम डेमोक्रेटिक हो सकता है, जमहूरियत पे मुबनी, डेमोक्रेसी। समझ गए आप। कई ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहां आज भी मोनार्की है ना। समझ रहे हैं, बादशाहत। समझ गए आप। किसी मुल्क का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, और किसी मुल्क में 1 पार्टी सिस्टम भी हो सकती है। तो जो सियासी निज़ाम है, सियासी गवर्नमेंट, हुकूमत चलाने के लिए जो मुख्तलिफ दुनिया में सियासी सिस्टम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम्स है, उसमें डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड 1 पार्टी सिस्टम है। क्लियर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, माशी निज़ाम। दुनिया में 2 किस्म की इकोनॉमी है। एक है कैपिटलिज्म, प्राइवेट सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा है कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म। उसके साथ सोशलिज्म भी आता है, सोशलिस्ट सोसाइटी। यानी कि जो दुनिया में बहुत से ममालिक आबाद है, कहीं कहीं पे कैपिटलिज्म ज्यादा है, कहीं कहीं पे कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है कैपिटलिज्म एंड कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी? देखिए, बहुत सारे ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है। लगभग 90% दुनिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम अलाउड है ना। यानी कि आज की दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां कैपिटलिज्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सिस्टम अलाउड है। मसलन हर शहरी अपनी निजी मिल्कियत, निजी कारोबार, अपना प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी खोल सकता है, ज़्यादा इंडस्ट्री खोल सकता है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोल सकता है, ज़्यादा स्कूल प्राइवेट खुल सकते हैं, क्योंकि यह कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, प्राइवेट सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी है। उसके उलट कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी आता है। यानी कि कई ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहां प्रॉपर्टी नेशनलाइज है, यानी जो प्रॉपर्टी है ना वो हुकूमत की मिल्कियत है, और शहरियों को बस उतना ही दिया जाता है जितना उनको दरकार हो, है ना। रशिया, यूएसएसआर एक ब्लॉक हुआ करता था, वो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी। वहां तकरीबन 70 बरसों तक कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी था, यानी हर चीज, वहां की इंडस्ट्री, वहां के हॉस्पिटल्स, वहां के कॉलेज, वहां की एजुकेशन, वहां की जमीनें रियासत की मिल्कियत थी। शहरियों को बस उतना ही दिया जाता था जितना उनको जरूरत हो। समझ गए आप। इंडिया में मिक्सड इकोनॉमी है, यानी कि एजुकेशन यहां गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है।
हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, यहां गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है ना। इंडस्ट्री, यहां गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। लेकिन ज्यादातर अब चीजें किधर जा रही है? प्राइवेटाइजेशन की ओर, है ना। जब ये सारा प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हम उसे कैपिटलिस्ट, कंप्लीट कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहेंगे। समझ गए? इसे हम कंप्लीट कैपिटलिस्ट सिस्टम कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक सिस्टम, माशी निजाम सोसाइटी का। आखिर में क्या आता है? सोशल सेटअप। सोशल सेटअप से मुराद सारी सोसाइटी की इंटरैक्शंस, इसमें कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशन आते हैं, और बढ़कर मजहब का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। सोशल सेटअप से मुराद दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां सेक्युलरिज्म है, यानी कि रियासत का कोई मजहब नहीं, मुल्क का कोई मजहब नहीं। मुल्क एक कंट्री किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है। लेकिन कुछ ममालिक आज भी दुनिया में ऐसे हैं जहां मजहब रियासत का हिस्सा है। समझे? इसके उलट कुछ ममालिक आज भी दुनिया में ऐसे हैं जहां एक कंट्री का, रियासत का, स्टेट का बाज़ाब्ता मजहब है। ईरान को लीजिए आप, है ना, पाकिस्तान को लीजिए आप, सऊदी को लीजिए आप, है ना, इसराइल को लीजिए आप, है ना। ये ऐसे स्टेट्स, ये ऐसे ममालिक है जिनका, जहां मजहब रियासत फॉलो करती है, स्टेट मजहब प्रमोट और प्रोपोगेट करती है। उसके उलट बहुत से ममालिक हैं जहां सेक्युलरिज्म है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया सेक्युलर स्टेट्स है जहां रियासत का बाज़ाब्ता कोई मजहब नहीं होता है। तो ये तीन चीजें, पॉलिटिकल सिस्टम, सियासी निज़ाम, इकोनॉमिक सिस्टम, माशी निज़ाम, सोशल सेटअप, समाजी निज़ाम, ये तीनों मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सोसाइटी के। अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में तब्दीली आ गई, यानी किसी सोसाइटी के, किसी समाज के, किसी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, सोशल सेटअप में फंडामेंटल चेंज आ गई, उसे हम रेवोल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। अगर किसी सोसाइटी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, हम उसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहेंगे। अगर किसी समाज में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाए, हम उसे इकोनॉमिक रेवोल्यूशन कहेंगे। अगर किसी सोसाइटी के सोशल सेटअप में ही चेंज आ जाए, फंडामेंटल चेंज, हम उसे सोशल रेवोल्यूशन कहेंगे। मगर ये चेंज किस किस्म की चेंज है? फर्ज करें, मतलब एक सोसाइटी, एक मुल्क मोनार्की को फॉलो करता है, बादशाहत है, बादशाह का खानदान राज कर रहा है, लोग उठे, वो मुसल्ला हो जाए, इस हुकूमत के खिलाफ लड़े और उसे तब्दील करके वहां क्या लाएं? डेमोक्रेसी बाय फोर्स। दैट इज नोन एज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। डिड यू गॉट मी? इसी तरह अगर कोई सोसाइटी, कोई कंट्री वन पार्टी सिस्टम का रूल है, जैसे चाइना में है, वहां लोग खड़े हो जाएंगे, वो हुकूमत के खिलाफ हथियार लेके खड़े हो जाएंगे और इस वन पार्टी सिस्टम को खत्म करके वहां डेमोक्रेसी लाएंगे। दैट वी कैन कॉल दैट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। सियासी इनकलाब, क्या फंडामेंटल चेंज आई सियासी मैदान में? कम किस्मत, ये वन पार्टी सिस्टम था, यहां डेमोक्रेसी आ गई। इसी तरह यहां मोनार्की थी, यहां चेंज होके डेमोक्रेसी आ गई। दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। यानी कि सिस्टम को चेंज करना फंडामेंटली, हुकूमत को खाली चेंज नहीं करना, दैट्स अ रेबेलियन। सिस्टम को ही, निजाम, सियासत चलाने, गवर्निंग निजाम को ही चेंज करना, सियासत चलाने के निजाम को ही चेंज करना, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। आइए इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बारे में। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन क्या होता है? एक सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यानी हर चीज प्राइवेटाइज है, प्राइवेट सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी है। लोग उठेंगे, वो निजाम हुकूमत के खिलाफ होकर उस हुकूमत को भी चेंज करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करके वहां सोशलिस्ट सोसाइटी लाएंगे, यानी कि कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी लाएंगे।
दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। यानी कि अब तक वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लोग उठे, उन्होंने गवर्निंग सिस्टम को चेंज करके वहां कलेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी को लाया, दैट्स नोन एज इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। या मिक्स्ड सिस्टम ऑफ इकोनॉमी लाई, दैट्स नोन एज इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। लास्ट में क्या है? सोशल सेटअप। एक मुल्क, यहां रियासत का एक मजहब है, रियासत एक स्पेसिफिक मजहब को फॉलो करती है। लोग उठेंगे, हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे और उस हुकूमत को चेंज करके, वहां का जो रियासती मजहब है उसे चेंज करके, उस सिस्टम को ही चेंज करके वहां सेक्युलरिज्म लाएंगे, दैट्स नोन एज व्हाट? लेकिन सोशल खाली इतना नहीं है, सोशल में पॉलिटिकल भी आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा, और वो रिलीजन जो रियासत का मजहब है, अगर वो पूरी तरह, यानी कि एक सोसाइटी, सोशल रेवोल्यूशन से मुराद ये है, एक सोसाइटी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो करती है, लोग उठेंगे बाय फोर्स, वो उस निज़ाम को चेंज करके उसे सेक्युलर स्टेट बनाएंगे, दैट्स नोन एज सोशल रेवोल्यूशन। यह एक सोसाइटी है जहां बहुत से मज़ाहिब आबाद है, लेकिन उठेंगे लोग, वो बाय फोर्स चेंज करके उस मुल्क को एक रिलीजन के तहत लाएंगे, एक रिलीजन स्पेसिफिक मजहब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लाएंगे, दैट्स नोन एज सोशल रेवोल्यूशन। है ना, समझ गए आप? तो जब कभी भी व्हेनेवर देयर इज ए चेंज, मगर किस किस्म की चेंज? फंडामेंटल चेंज इन ए पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल सिस्टम ऑफ ए सोसाइटी, वी कैन कॉल दैट इज टोटल रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। उसी को हम इनकलाब कहते हैं। इनकलाब कोई छोटी चीज नहीं होती है। हां, अगर किसी सोसाइटी में पॉलिटिकल निजाम खाली चेंज हो गया, मोनार्की से डेमोक्रेसी बन गई, दैट्स पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक और सोशल बराबर वही रहेंगे, दैट्स ओनली पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। समझ गए? मगर ये तीनों टर्म्स इंटर रिलेटेड है, ये को रिलेटेड है। सिंपली वी कैन से व्हाट्स अ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मीन्स फंडामेंटल चेंज in the basic components of society. What are the basic components of society? Political structure यानी सियासी निज़ाम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी माशी निज़ाम, सोशल स्ट्रक्चर सेटअप यानी समाजी निज़ाम। जब कभी भी इसमें फंडामेंटल चेंज आए, दैट वी कॉल दैट चेंज इज ए रेवोल्यूशन। और दुनिया में अजीम इनकलाब बहुत आए हैं आज तक, लेकिन स्पेसिफिकली हम दो रेवोल्यूशंस के बारे में यहां एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। आपने ये समझा? पूरी तरह समझा? आज तक दुनिया में बहुत सारे इनकलाब गुजरे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये यहां पे दो इनकलाब रेवोल्यूशंस को कोट किया है, लाया है। ठीक है जी। पहला है ईरानियन रेवोल्यूशन। आज तक दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पे दो इनकलाब का थोड़ा सा जिक्र करना है। उसमें पहला है ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरान एक मुल्क है, ठीक है जी। वहां पे 1979 में एक रेवोल्यूशन आता है। उस सोसाइटी में मोनार्की थी, वहां का शाह था, बादशाह था। लोग वहां उठे, उन्होंने भरपूर अंदाज में मुसल्ला होके, हथियार उठा के शाह के खिलाफ लड़ा और शाह को इख्तिदार से निकाला। वहां पे इस्लामिक सिस्टम ले आए। पहले वहां इस्लामिक सिस्टम नहीं था। वहां पे एक ऐसा निज़ाम लाए जिसे हम शूरी निज़ाम कहते हैं, मजलिस शोरा। तो इसको हिस्ट्री ने इस्लामिक रेवोल्यूशन करार दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पहले पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की थी, लोग उठे, उन्होंने चेंज करके शूराई निज़ाम लाया। उसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। समझ गए आप? तो ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था। साथ में वहां पे जो इकोनॉमी थी उसको भी चेंज करके इन्होंने इस्लामाइज किया, तो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी था। उससे पहले वो सेक्युलर एक रियासत थी, ठीक है। जार के वक्त में रिलीजन, सियासत में रिलीजन की उतनी मुदाखलत नहीं थी,
लेकिन जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, आज आप देखेंगे ईरान की रियासत का मजहब इस्लाम है। तो ईरानियन रेवोल्यूशन वॉज ए टोटल रेवोल्यूशन, क्योंकि उससे वहां की सियासत भी बदल गई, वहां की माइशियत भी चेंज हो गई, और साथ में वहां का सोशल सेटअप भी तब्दील हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रेवोल्यूशन, क्योंकि ईरान में एक फंडामेंटल चेंज आ गई सोसाइटी के तीनों कंपोनेंट्स में, है ना। तो ईरानियन रेवोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन, इट्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। वहां आज इस्लामिक शुराई निज़ाम है, इस्लामिक वहां पे सियासी निज़ाम शुराई निज़ाम है, समाजी तौर पर भी इस्लाम उनका मजहब है, ठीक है जी। और साथ में इकानमी भी किसी हद तक इस्लामाइज है, इस्लाम के दायरे में चल रही है। समझ गए आप। तो एक बेस्ट रेवोल्यूशन दुनिया का क्या है? ईरानियन। हमें देखें, वी आर डिस्कसिंग हियर रेवोल्यूशन, हम समझाने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ईरानियन रेवोल्यूशन यहां कोट कर रहे हैं। ईरान का जो इनकलाब 1979 में आया, दैट वाज ए टोटल रेवोल्यूशन, क्योंकि उस इनकलाब के जरिए से वहां की सियासत भी बदल गई, माशियत भी बदल गई, और समाजी निज़ाम भी बदल गया। वहां पर जार शाह उनका था, शाह उनका बादशाह, मुनार्क था, बादशाह था, उसे चेंज करके लोगों ने शूराई निज़ाम लाया, मजलिस शूरा। और दूसरी बात वहां क्या थी, वहां की जो इकानमी थी वो शाह के कंट्रोल में थी, ठीक है जी। आज ये हुकूमत की कंट्रोल है, मगर किसी हद तक ये इस्लाम के दायरे में चलती है ये इकॉनमी। और सोशल, वहाँ का जो रियासत, वहाँ की रियासत का कोई मजहब नहीं था ऑफिशियली, लेकिन ये लोग जब आए, इन्होंने जब इनकलाब आया, तो वहाँ की सोसाइटी, आज वहाँ की सोसाइटी का, वहाँ की कंट्री का, वहाँ की रियासत का एक मजहब है जिसे हम इस्लाम कहते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लेंगे, ज़रा देखें, इनको किताबें लेने दीजिए आपने। अच्छा जी, ये कब से बंद था? आर यू श्योर? अच्छा ना, डिस्टर्ब गठन। अच्छा, तो फ्रांस एक मुल्क है, वहाँ पे एक इनकलाब आता है, वहाँ की सोसाइटी में एक चेंज आती है, उस चेंज को, उस इनकलाब को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। अब फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 हिस्सों में तकसीम थी, यानी कि समाज, जो फ्रेंच समाज था, उसके 3 हिस्से थे। क्लास सिस्टम था वहाँ, सबसे ऊपर वाला क्लास जो था उन्हें हम कहते थे क्लैर्जीज, उसके नीचे नोबेलिटी, और उसके नीचे कॉमन पीपल। मैं ये समझाता हूं। नोबेलिटी, क्लैर्जी, अगर हकीकत सियासत में देखें तो फिर पहले आता है नोबेलिटी, उसके बाद आता है क्लैर्जी, उसके बाद आता है कॉमन पीपल, कॉमनर्स। तो ये जो फ्रांस की सोसाइटी थी, वहां पे एक बादशाहत थी, मुनार्की थी। लोग जब उठे, उन्होंने जब इनकलाब बर्पा किया, उन्होंने उस मोनार्की को खत्म करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया। समझ गए? क्लर्जी क्या होता है, नोबेलिटी क्या होता है, और कॉमनर्स क्या होते हैं। देखिए, फ्रांस की सोसाइटी में क्लर्जी मजहबी तबका था जो चर्च चलाते थे। समझ गए? पोप, मुसलमानों में इमाम होता है ना, हिंदुओं में पंडित होता है, और क्रिश्चियंस में पोप होता है। क्रिश्चियंस में पोप होता है, पंडित, पीर, पादरी, पंडित, पीर, मौलवी, पादरी, पोप। समझ गए आप? समझ गए ना आप? तो क्लर्जी का जो तबका था वहां चर्च देखता था, मजहब का जो तबका था उसे कहते थे क्लर्जी। नोबेलिटी में जो रूल करते थे, जो हुकूमत चलाते थे, जो बादशाह के रिश्तेदार थे या जो हुकूमत में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें कहते थे नोबेलिटी। और जो कॉमन पीपल थे, पीजेंट, छोटे छोटे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, उन्हें कहते थे कॉमनर्स। ये फ्रांस की सोसाइटी इन्हीं 3
क्लासेस में डिवाइड थी। नोबेल्टी और क्लर्जी के जो खर्चे थे, उनके जो पर्सनल खर्चे थे, वो सारे खर्चे कॉमनर्स को बर्दाश्त करने पड़ते थे। समझ गए आप? यानी कि हुकूमत चलाने के लिए टैक्स चाहिए, चर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए। क्लर्जी और हुकूमत, नोबेल्टी, ये पैसे सिर्फ किन से लेते थे? कॉमन पीपल से, पीजेंट्स से, छोटे छोटे बिजनेसमैन से थे। तो ये पीजेंट्स और बिजनेसमैन उस टैक्स से बहुत तंग आ गए थे। समझ गए आप? ये जो कॉमन पीपल थे ना, ये क्लर्जी और नोबेल्टी के जो खर्चे से उनसे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। समझ गए? इतने टैक्स उन्हें देने पड़ते थे कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें मयसर नहीं होती थी। तो फिर फ्रांस के लोग खड़े हो गए। और मजहब में ये हाल था। क्लर्जी, मजहब का हाल ये था कि वहां के जो पोप थे, वहां के जो चर्च संभालने वाले लोग थे, वो जन्नत और जहन्नम की सर्टिफिकेट्स भी बेचते थे। यानी मजहबोस त्यूत गिरियोमुत तथ सोसाइटी मज पोस शिवन पोपस दिन सोस तम बदल सर्टिफिकेट दिवन कि सुगोग जानती। यूत उस मजहबच लेवल गमज सोसाइटी मज कमजोर। तो इन चीजों से लोग तंग आ गए थे। लोग क्वेश्चन करते थे, यार ये सर्टिफिकेट किसी को भी दे देते हैं, इनके पास ये सर्टिफिकेट कहां से आती है? जन्नत किसने देखा? जन्नत की सर्टिफिकेट ये किस बुनियाद पे देते हैं? तो इस किस्म का जो वहां की सोसाइटी थी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज सोसाइटी थी। फिर लोग खड़े हो गए, उन्होंने चेंज लाई बाई फोर्स। शाह को चेंज कर दिया, जो उनका बादशाह था, मोनार्क था, किंग था, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, क्लर्जी का मजहब को पर्सनल माना गया। उन्होंने कहा रियासत का कोई मजहब नहीं, ये इंसान का पर्सनल है, वो रखें अपने पास, रियासत का मजहब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया। उस इनकलाब को, उस तब्दीली को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा गया। तो वो जो क्लास सिस्टम था वो उससे खत्म हो गया। ठीक है जी। तो फ्रांस में जो इनकलाब आया वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन था। वहां क्लर्जी, नोबेल्टी और कॉमनर्स में सोसाइटी डिवाइड थी। जब वो इनकलाब आया, सोसाइटी का वो डिवीजन खत्म हो गया। उसमें टाइम लगा, लेकिन वो डिवीजन खत्म हो गया। ये है रेवोल्यूशन। इसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन।